हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ लिया है कि संविधान क्या है, क्यों ज़रूरी है, संविधान एक देश में क्या क्या कर सकता है, लोगों को कैसे कैसे उनसे फ़ायदे होते हैं। हम लोगों ने एक जगह के मतलब हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के स्थितियों को देखते हुए, वहाँ के भेदभावपूर्ण नीति को देखते हुए, वहाँ के विद्रोह को देखते हुए कैसे वहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया है। यदि आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है या उस क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें, तभी आगे बढ़ें। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण। ये भारतीय संविधान का निर्माण किस परिस्थिति में हुआ, किसने इसका निर्माण किया, किन किन लोगों की इसमें अपनी भूमिका रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत में हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया और 1947 में आज़ाद होने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे बीच निकल कर के आई वो ये था कि इतने बड़े पॉपुलेशन को, इतने बड़े देश को कैसे संभाला जाए, इनकी एकता को कैसे बना करके रखा जाए। और जो हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बने, उनके बीच सबसे बड़ा प्रॉब्लम या उस समय के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो कैसे इतने बड़े देश को एक साथ मिलजुल करके और रख सके, कैसे हम पूरे देश को कंट्रोल कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान बना, उनका रास्ता कैसे कैसे निकला, किन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई। तो सबसे पहले है कि भारत का संविधान भी दक्षिण अफ्रीका की तरह बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि दक्षिण अफ्रीका में किस टाइप से, किन किन परिस्थितियों के बीच बना है संविधान, और उसी तरीके से कुछ कुछ हम लोग भारतीय संविधान के बारे में भी कल्पना कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में संविधान बनाना काफ़ी कठिन था। ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात थी, उस समय सोचने वाली बात थी, थोड़ा चिंता वाली विषय था कि इतने बड़े विशाल, इतने बड़े देश और इतना विविधता, जहाँ पे हर कुछ कदम, कुछ किलोमीटर चलने पर आपको लोगों के भाषा में, पहनावे में, खान पान में अलग अलग चीज़ें मिलती चली जाती हैं, उनमें भिन्नता मिलती जाती है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता जाता है। इतने बड़े देश जहाँ पे लोगों के भाषा अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, इतने बड़े देश में उनको एक साथ समेट करके हम कैसे रखें, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। देश ने धर्म के आधार पे हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे भारी बर्बादी और दिल दहलाने वाला अनुभव था। इसमें हुई हिंसा में दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। अब हम और आप इस बात से अच्छे से परिचित होंगे कि 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, लेकिन हमारे देश के आज़ादी के साथ ही हमारे देश का बंटवारा भी हुआ। हमारा देश दो मुल्क भारत और पाकिस्तान में बंट गया, और चूंकि उस समय मजहबी तौर पे बहुत ज़्यादा धार्मिक हिंसा होती थी और इस धार्मिक हिंसा में बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ। आप देख भी सकते हैं, कुछ कुछ मूवीज़ में भी आप इसको देख सकते हैं, या तो आप पढ़ भी सकते हैं कि इसमें लगभग भारत और पाकिस्तान के लगभग लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। ये एक दूसरे को मारने को आतुर थे, और इसी बीच ये मुद्दा उठा कि हम भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश, दो अलग अलग मुल्क बनाए जाएंगे। इन परिस्थितियों के बीच किस तरीके से हमारे देश को संभालने के लिए हमारे देश का संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये हम लोग देखते चलेंगे। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों को अपनी इच्छा से भारत और पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दे दी थी। अर्थात अंग्रेज में
जो देसी रियासत थे उनको अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दे दी थी। मतलब जब भारत देश हमारा आज़ाद हो रहा था उस समय जो लास्ट में हमारे बीच में ये मुद्दा रखा गया कि जितने भी लोग हैं वो चाहे तो भारत में रहे और चाहे तो पाकिस्तान चले जाए। और इस बीच लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि लोगों को अपनी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ वाले यहाँ आ सकते हैं। ऐसे लोगों का आगमन होता रहता था, आना जाना लगा रहता था। और इस बीच लोगों के बीच टकराव भी हो जाते थे, बहुत बड़ा हिंसा भी हो जाता था। और ऐसे समय में संविधान बनाना, लोगों के लिए कानून बनाना, चूंकि लोग स्थिर थे ही नहीं तो कैसे लोग के लिए, कैसे प्रदेश के लिए अलग अलग तरीके से कानून बनाया जाए, इन सब के ऊपर बात ही नहीं हो पाती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आज़ादी के साथ ही साथ इन्हें दो अलग अलग मुल्क भी बनाए जा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका से कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैलेंजिंग विषय हमारे लिए था, इस बीच संविधान का निर्माण करवाना। कहीं ना कहीं संविधान निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया था कि अब हमें संविधान बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को अधिकार देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहाँ रहेंगे इस विषय में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो 1928 हमारे देश की आज़ादी से बहुत पहले मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा भी था। भले लागू नहीं हुआ था बट इसका एक प्रारूप तैयार कर दिया था। 1928 मोतीलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनके द्वारा और कांग्रेस के कुछ 8 नेता ये सारे मिलकर भारत का एक संविधान भी लिखा था। कब? 1928 में लिखा था। 1931 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रस्ताव के रूप में रखा गया। अब 1931 में कराची में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन, एक मीटिंग समझ लीजिए, एक मीटिंग हुई थी और उसमें भारतीय संविधान की रूपरेखा का एक प्रस्ताव रखा गया था। एक प्रपोजल रखा गया कि हमें भी भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए हमें एक संविधान बनाना चाहिए। मतलब आज़ादी के इतने साल पहले ही हमारे देश के कुछ लोग इसके लिए प्रस्ताव रख चुके थे और संविधान लिखने के काम को भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुके थे। भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं का पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। अब आप समझेंगे कि कुछ भारतीय संविधान के कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं का पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया था। कुछ ऐसे ऐसे लोग थे या कुछ ऐसे ऐसे संगठन थे जो ये चाहते थे कि हमारी पुरानी व्यवस्था ही रहे, वो नए संविधान की मांग नहीं कर रहे थे और उन्होंने वैसे ही उसे अपना लिया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून, ये सारे उसी के तहत आते थे, वो इसमें बदलाव नहीं चाहते थे। आगे देखते हैं क्या है। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति से अनेक भारतीय प्रभावित थे। अब यदि आपको याद होगा, यदि आप हिस्ट्री पढ़ लिए होंगे तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति या रूस में हुई जो समाजवादी क्रांति थी, जिससे हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लीडर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ये सारे कुछ कुछ जो ग्रेट लीडर्स थे, ऐसे ऐसे लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आपको मालूम होगा कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सिस्टम कहीं ना कहीं वहाँ से ही उसका उदय हुआ था। और उन सब चीज़ों से, या रूस में हुई जो क्रांति है, उन सब चीज़ों से हमारे देश के लीडर्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो भी चाहते थे कि हमारे देश में भी लोकतंत्र आए, लोकतांत्रिक सत्ता यहाँ भी आए, यहाँ की भी शासन व्यवस्था अब अंग्रेज के हाथ से हट करके और यहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था आए। ये सभी फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति या ब्रिटेन के जो जितने भी संसदीय लोकतंत्र के कामकाज थे उन सब से प्रभावित होकर के और यहाँ पर भी एक लोकतंत्र की स्थापना करने की मांग इनकी भी थी। अब हम लोग बात करते हैं
संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा यही अब के बाद संविधान निर्माण का काम करेगी। तो संविधान सभा क्या था? वे सभी प्रतिनिधि जिन्हें संविधान लिखने के लिए चुना गया था उन्हें संविधान सभा कहते हैं। जिन्हें भी संविधान लिखने के लिए चुना गया था, जिन जिन प्रतिनिधियों को चुना गया था कि आप संविधान लिखेंगे, इन सभी के जो मतलब हम यदि एक साथ देखा जाए, एक साथ उनको बोला जाए, सार्वजनिक तौर पे कहा जाए, तो हम उन्हें संविधान सभा कहेंगे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। सबसे पहले चुनाव हुआ कि कौन कौन है जो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, जो संविधान लिखने का काम करेंगे। उसके लिए 1946 जुलाई 1946 में एक चुनाव हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। जुलाई में एक चुनाव हुआ, उसके बाद सबसे पहले जब लोगों का चुनाव हो गया, मेंबर्स का चुनाव हो गया, उसके बाद सबसे पहली बैठक उसी साल दिसंबर के महीने में हुई। जुलाई में हुआ था चुनाव और दिसंबर में फिर इसका पहला बैठक तुरंत हुआ। इसी बीच देश के साथ संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, भारत और पाकिस्तान। जितने भी सदस्यों का चुनाव हुआ था संविधान सभा में, उनके साथ ही देश का संविधान बनाने के लिए भी ये जो संविधान सभा था, इनका भी बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान, कुछ ऐसे थे जो भारत के लिए संविधान बनाएंगे और कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान के लिए संविधान बनाएंगे। इस तरीके से संविधान सभा का भी दो भागों में, इनका दो हिस्सों में ये भी बट गई। भारतीय संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। शुरुआत में देखा जाए तो भारतीय जो संविधान सभा है, भारत के लिए जो काम करेगी, उसमें टोटल 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखना पूरा हो गया। 26 नवंबर 1949 को ही हमको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। लेकिन लिखने का काम, संविधान को लिखने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही, मतलब लगभग एक महीना पहले, लगभग एक या 2 महीने पहले जो ही है, ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। 2 महीना पहले, 2 महीना पहले ये लिखने का काम पूरी तरह कंप्लीट हो गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। 70 सालों से भी पहले बने संविधान को हम क्यों मानते हैं? अब हमारा एक नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट होता है कि 70 सालों से भी पहले बने इस संविधान को आज भी हम क्यों मान रहे हैं? क्या ये हमेशा के लिए है? क्या इसमें कोई बदलाव नहीं किए जा सकते? ये सारे सवाल उठते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि अपने समय के ज़्यादातर सहमतियों को भी व्यक्त करता है। उस समय संविधान सभा में जो 299 लोग थे, सिर्फ उन्हीं की विचारधारा संविधान में नहीं है, बल्कि हमारे देश के अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, समुदाय या अलग अलग रहन सहन लोगों वाले, अलग अलग कपड़े वाले, अलग अलग भाषा वाले लोगों के लिए, सबके लिए व्यापक तौर पे एक संविधान लिखा गया। संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो भी संविधान सभा था वो भारत के लोग का ही प्रतिनिधित्व, मैंने कहा कि जैसे भारत के अलग अलग तरीके के लोग, सबके लिए ये संविधान बना था, सबका सपोर्ट करता था, सबका समर्थन करता था। ये संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसहमति से बनाया गया था, जो संविधान की पवित्रता और इनकी वैधता को दिखाता है। देखिए, संविधान सभा का जो काम है वो बहुत ही व्यवस्थित था, एकदम सिस्टमैटिक वे से, खुला, ओपन और सर्वसहमति से, सबकी सहमति से और सबके हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया गया था। और यही चीज़ है कि ये संविधान को बहुत ही ज़्यादा पवित्रता प्रदान करता है और वैधता भी देती है। हर जगह पे हर मज़हब के लोग, हर तरह के लोग इसको बहुत ही हंसी खुशी और अच्छे तरीके से इसका अनुपालन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी खासियत है। अब देखते हैं आगे, प्रारूप कमेटी।
अब संविधान जब बन रहा था तो सबसे पहले उनका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक रफली तैयार लिखा गया था। थोड़ा संविधान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि प्रारूप कमेटी के जो प्रमुख थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप प्रारूप कमेटी के जो प्रमुख मतलब जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जो लिखेंगे, जो पूरी तरह से संविधान के बारे में लिखेंगे, उनके जो पूरे प्रमुख थे, उनके जो सबसे हेड थे, उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश का संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। तो वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन जो पूरे ओवरऑल संविधान सभा था, उस पूरे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। प्रारूप कमेटी द्वारा बनाया गया संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई। देखिए, जितने बार संविधान आखिर लिखा जा रहा है, इस संविधान से एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कई बार चर्चा होनी बहुत ही ज़रूरी थी। तो प्रारूप कमेटी द्वारा जो बनाया गया संविधान था, उसके प्रारूप की प्रत्येक धारा मतलब प्रत्येक कानून पर कई बार चर्चा हुई कि इससे कहीं कोई समुदाय, कोई जाति, कोई धर्म के लोग कहीं उनसे वंचित ना हो जाए, उनसे छूट ना जाए, इसलिए इन पे कई बार चर्चाएं हुई। 3 सालों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। अब आप समझिए गौर से, 3 सालों में लगभग 114 दिनों की एक गंभीर चर्चा हुई लगातार, जिससे ये पता चलता है कि कितने बार उस पर चर्चा की गई होगी सभी के हितों को ध्यान में रख करके, और तब जाकर के हमारा संविधान का निर्माण हुआ। सभा के हर प्रस्ताव, शब्द व कही गई प्रत्येक बात को रिकॉर्ड किया गया था। जितने भी शब्द कहे गए थे, जो भी प्रस्ताव वहाँ पे बोला जा रहा था, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया था। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। इसे सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में अलग अलग बुक्स में पब्लिश भी कर दिया गया, ताकि लोग अपने अधिकार, अपने संविधान को अच्छे से जान सकें और उसमें कुछ कमियां हैं तो उसे सुधारने के लिए अपना प्रस्ताव भी रख सके। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद रखिए, ये सब क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि इसके लिए जो रिकॉर्ड था उसके लिए कौन सा बुक कितने खंडों में बांट बांट करके उसे प्रकाशित किया गया था, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास है एक नया टॉपिक, जो है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य दर्शन। अब यदि हम वहाँ की फिलॉसफी की बात करें, भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य दर्शन जो है, इसकी बात कहीं करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि भारतीय संविधान का दर्शन हमें दो तरीके से जान सकते हैं। हम दो तरीके से जान सकते हैं भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका आधार क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग दो तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहला, अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर। जाहिर सी बात है कि हम या तो किसी के मुख से या तो हम उसको रीडिंग करके, यही दो तरीका है कि हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो या तो राजनेता जो है उनके द्वारा संविधान संबंधी जितने भी विचार हैं उनको पढ़ लीजिए, या संविधान के अपने दर्शन संविधान के अपने दर्शन को पढ़ करके भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारा संविधान हमें किस किस स्तर पे हमें अधिकार देता है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में निर्माताओं की सूची में महात्मा गांधी का नाम नहीं था, पर उनके कुछ अनुयायी उस सभा में सदस्य के रूप में मौजूद थे। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि महात्मा गांधी जैसे इतने बड़े जो लीडर हैं, क्या उनकी कोई भूमिका नहीं थी? तो भारतीय संविधान निर्माता में जो संविधान लिख रहे थे, इनकी सूची में महात्मा गांधी का नाम नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी कहीं ना कहीं एक खास धर्म, हिंदू धर्म की ओर उनका झुकाव कुछ ज़्यादा ही था। तो इस विषय से या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको इस
भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में उनका नाम नहीं था। लेकिन उनके कुछ अनुयायी, उनके कुछ फॉलोवर्स जो उनके विचारों को समझते थे, उनके विचारों को फॉलो करते थे, वे सारे कुछ लोग उस सभा में मौजूद थे। भीमराव अंबेडकर भेदभाव और असमानता से मुक्त भारत का सपना देखा था। जो भीमराव अंबेडकर है, जो बी आर अम्बेडकर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भेदभाव और असमानता से मुक्त भारत का सपना देखा था और इसीलिए वो बिना भेदभाव, बिना असमानता को मद्देनजर रखते हुए वो अपना संविधान निर्माण का सारा काम भलीभांति करते हैं। उन्होंने अक्सर गांधी जी के विचारों की आलोचना की है। अक्सर यदि आप भीमराव अंबेडकर की बात को सुने, उनके किताबों को पढ़ें, तो आपको अक्सर समझ में आएगा कि गांधी जी के विचारों की वो काफ़ी ज़्यादा आलोचना करते थे। क्योंकि गांधी जी कहीं ना कहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, उनका खास रुचि किसी एक धर्म की ओर था। इसलिए ये अक्सर उनके विचारों की ये आलोचना करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। भारतीय संविधान का संपूर्ण दर्शन प्रस्तावना या उद्देशिका से स्पष्ट होता है, जो अमेरिका से प्रेरित है। तो आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है या उनका उद्देशिका है, जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक के भी फ्रंट पेज में होता है, यदि आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे ये सारे अमेरिका से प्रेरित है। मतलब अमेरिका के संविधान से उसको देख करके और समझ करके तब हमारे देश में भी ये चीज़ें जोड़ी गई है। और पूरी दर्शन, हमारा संविधान का पूरा जो संपूर्ण दर्शन है, वो प्रस्तावना और उद्देशिका से ही क्लियर हो जाता है। प्रस्तावना किसी भी कानून या फैसले के सही या गलत होने का मूल्यांकन करती है। जो प्रस्तावना है हमारा 1 पेज का है, लेकिन यही पूरे संविधान का सार है। पूरे संविधान का समझ लीजिए कि वो पूरे संविधान को एक साथ हमें समझाने के लिए सक्षम है। तो प्रस्तावना किसी भी कानून या फैसले के सही या गलत होने का मूल्यांकन भी कर देती है। आगे है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रीएम्बल्स मतलब प्रस्तावना को कहा जाता है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा संस्थाओं का स्वरूप। संस्थाओं का स्वरूप, संस्थाओं का स्वरूप कहें तो सबसे पहले देखते हैं, संविधान सिर्फ दर्शन या मूल्यों के बयान भर ही नहीं है, बल्कि इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की भी कोशिश करती है। संविधान सिर्फ दर्शन नहीं है, सिर्फ हमें ये फिलॉसफी सिर्फ नहीं है, दर्शन शास्त्र नहीं है, ये हमें सिर्फ आदर्शों का पालन नहीं करने नहीं सिखाता है, मूल्यों के बयान भर ही नहीं है, बल्कि इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की भी कोशिश करता है। हमें अलग अलग संस्था हमारे देश में कैसे चलेगी, अलग अलग संस्था के लिए कौन कौन से अधिकार हैं, उनके अधिकारों की क्या क्या सीमा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी वो हमें बताता है। संविधान को समाज में हो रहे बदलाव के अनुरूप उनमें समय समय पर बदलाव का भी प्रावधान है। इसे संविधान संशोधन कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि हमारा संविधान एक बार बन गया तो कोई ज़रूर नहीं है कि हम उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि समय के साथ इंसान को अपडेट होता रहना चाहिए और समय के साथ पुराने कानून में बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी प्रावधान है हमारे संविधान में कि समय के साथ जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसके अनुसार हम कानून को भी बदल सकते हैं, और इसे संविधान संशोधन कहा जाता है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे हम लोग पढ़ते हैं, संविधान में ही शासकों के चुनाव, उनके शक्ति सीमा व नागरिकों के अधिकार व कानून की समस्त व्यवस्था होती है। इस लाइन से आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएगा कि संविधान में ही शासकों का चुनाव, सबसे पहले हम कौन कौन से शासक का चुनाव करेंगे, उनमें कैसे कैसे गुण रहने चाहिए, कैसे कौन कौन सी योग्यता रहनी चाहिए, इन सबका जो ब्यौरा है वो सारा हमारा संविधान में मिलेगा। उनकी शक्ति व सीमा, उनके पावर्स क्या होंगे, उनका लिमिटेशन क्या होगा, वो किस दायरे में रह करके
और वो हमारे अधिकारों अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है, और जनता के साथ किस तरह का किन किन अधिकारों के तहत वो लोगों से बात करे, लोगों का हेल्प करे, ये सब चीज़ हमें संविधान में मिल जाता है। साथ ही साथ नागरिकों के अधिकार, जो नागरिक हैं, जो रहने वाले देश में रहने वाले लोग हैं, उनके नागरिकों का अधिकार की भी बात करता है। जो अधिकार है, जो नागरिक के समस्त अधिकार व कानून के समस्त व्यवस्था, हम जानते हैं कि संविधान और संविधान में निर्मित जितने भी कानून हैं वो सर्वोपरि होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। तो संविधान की समस्त व्यवस्था और नागरिक के जितने अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें संविधान में ही शामिल है। हम संविधान के थ्रू इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं। अब आई विश कि आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद हमारा ये चैप्टर एंड करता है। तो आप लोग का आज चैप्टर नंबर 2, सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 भी का एंड हो जाता है, और हम लोग ऐसे ही सिविक्स का बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर करते चले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।